अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने आज देखनी है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का तरीकाकार देखना है कि हम लोग इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डॉम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि अभी जो स्टार्टिंग में हम लोग जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं वो इस लिहाज से देख रहे हैं कि हम लोग बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट को टैग को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद फिर हेड की तरफ जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर टैग में हम लोगों ने जब यूज़ करना होता है तो उसका जो एक मेन पर्पज़ ये होता है कि जब हम स्क्रिप्ट का टैग बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ हम तरतीब से लिखते हैं वो चीज़ एज इट इज़ हमारे पास एग्जीक्यूट होके फ्रंट पेज पे प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भी बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, जैसे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, या अब आप लोगों ने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वगैरह पढ़ी है तो वो है। जैसे उनके अंदर कंडीशंस, लूप्स और ये चीज़ें होती हैं ना, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कंडीशन, लूप, जा फंक्शंस और ये तमाम चीज़ें होती हैं जो उन लैंग्वेजेस में थी। तो उनकी आउटपुट क्या थी, हम लोग कंसोल के अंदर चेक करते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट की जो आउटपुट होगी वो हमारे पास वेब ब्राउज़र के अंदर आएगी, क्योंकि हम लोग वेब बेस्ड काम कर रहे हैं तो ब्राउज़र के अंदर इसकी आउटपुट शो होगी। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इसको करने की तरफ आते हैं। तो करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग, जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है, इसको हम लोग एचटीएमएल के अंदर एम्बेड करके यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग एचटीएमएल के अंदर एम्बेड करके यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम लोग इसकी सेपरेट फाइल बना के उसको एचटीएमएल के अंदर ऊपर इंक्लूड भी करवा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम सीएसएस के लिए देखा था। मतलब सीएसएस लैंग्वेज के लिए जैसे किया था कि हम लोगों ने लहदा फाइल बना के उसको इंक्लूड करवा लिया था, वो भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोगों ने जब भी काम स्टार्ट करना है ना, तो आप लोगों ने एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर फ़ाइल्स क्रिएट करनी है, ताकि आप लोगों को उसके अंदर कोई पाथ वगैरह देना पड़े किसी दूसरी फ़ाइल का या पिक्चर का। अब सारा कुछ अगर आप लोगों का एक ही फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो फिर आप लोगों को पाथ पूरा देने की ज़रूरत नहीं होती। बस उस अगर वो फ़ाइल दोनों साथ-साथ पड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को सिर्फ़ उसका नाम लिखने की ज़रूरत होती है। तो पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, आप लोगों की क्लास के नाम से ही क्रिएट कर लिया, बीएससीएस के नाम से। अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, क्योंकि अब हम लोग नोटपैड के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो नोटपैड के अंदर होता है कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो इसको पहले क्रिएट करके मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें मैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बना के इसको एचटीएमएल की फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ। अभी हम स्टार्टिंग में जो जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, हम लोग एचटीएमएल के अंदर एम्बेड करके यूज़ करेंगे। ये नोटपैड की एक फ़ाइल बना के मैंने ओपन कर ली। इसमें हम लोग बेसिक एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, उसके अंदर फिर हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करेंगे। उसके लिए होता है कि एचटीएमएल, जब भी काम करते हैं तो तरतीब के साथ करते होते हैं। जैसे मैंने एक पहले फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर अब फ़ाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है, उसी के अंदर फिर आगे आप लोगों ने सारे काम अपने कंटिन्यू करने हैं। तो फ़ोल्डर बना के उसके अंदर एक फ़ाइल बना ली, उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है, तो एचटीएमएल का टैग स्टार्ट और क्लोज़। अब एचटीएमएल के टैग के अंदर फिर आगे 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड का, एक बॉडी का। तो पहले हेड का आ जाएगा। इस तरह जब टैग बना रहे होते हैं ना, उसको साथ-साथ ही जस्ट कॉपी पेस्ट करके हम लोग क्लोज़ करते जाएँ तो फिर एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हर टैग को क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, जिसका भी कोई क्लोजिंग टैग है। अगर आप नहीं करते तो आप लोगों का स्ट्रक्चर सारा ख़राब हो जाता है। आप लोगों के फ्रंट एंड पे व्यू आप लोगों को सही नज़र नहीं आएगा। तो ये मेरे पास 2 पार्ट्स बन गए इसके एचटीएमएल के अंदर। तो ये मैंने भी एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसको मैंने एचटीएमएल के फॉर्मेट के अंदर इसको सेव कर लेता हूँ, ताकि बाद में फिर इसको मैं उसी के अंदर फिर एचटीएमएल के पेज के अंदर ही मैं इसकी चीज़ों को एडिशन करता जाऊँगा, जो मज़ीद चीज़ें होंगी।
तो HTML की फॉर्मेट के अंदर सेव करने के फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग फाइल का नाम लिखेंगे, मैंने इसका नाम इंडेक्स रख लिया। उसके बाद इसको टाइप देनी होती है, वो अब हम HTML इसके अंदर आ नहीं रही, तो उसके लिए तरीकाकार होता है कि यहाँ पे डॉट लिख के HTML लिखें और इसकी दोनों साइडों पे डबल कोटेशन मार्क डाल दें और इसको सेव पे क्लिक किया तो ये मेरे पास उसी फोल्डर के अंदर सेव। ठीक है, अब इस टेक्स्ट जो है ना नोटपैड वाली फाइल, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अब उस ब्राउजर वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये आप लोगों को फोल्डर में नजर आ रहा होगा, दो फाइल्स बन गई हैं। ये अभी जो मैंने HTML की फाइल बनाई है, ये पहले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना हुआ था। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अब मेरे किसी काम का नहीं है, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो HTML की एक फाइल बनानी थी वो मैंने बना ली है, अब इसी में काम कंटिन्यू करूँगा। तो इसको मैं राइट क्लिक करके नोटपैड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा काम आता है ना, वो आता है इसमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना। कि जावास्क्रिप्ट के लिए भी हम लोग HTML का पेज बना के उसी के अंदर राइट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, बॉडी के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जस्ट स्क्रिप्ट का एक टैग होता है, स्क्रिप्ट का टैग लगाया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का काम आना। अभी फिलहाल मैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करके आप लोगों को शो करवाता हूँ। तो सिंपल मैसेज प्रिंट करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। इस फंक्शन के अंदर हम जो भी चीज़ डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। मैंने जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा, ये एज इट इज़ मेरे पास फ्रंट पेज के ऊपर चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इस डबल कोटेशन मार्क के अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर कोई HTML का टैग यूज़ कर रहे हैं तो वो टैग एज इट इज़ टैग के तौर पर ही काम करेगा, एज ए टेक्स्ट के तौर पर नहीं होगा वो। तो पहले तो मैं सिंपल ये एक मैसेज जो लिखा है इसको शो करवाता हूँ आप लोगों को। हम फोल्डर में जाते हैं, उसी फाइल को ब्राउजर में ओपन करते हैं। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी, यानी कि इसकी जो आउटपुट है वो मुझे ब्राउजर के अंदर नजर आ जाएगी। तो मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ब्राउजर के अंदर वो फाइल ओपन हो गई। अब मैंने उसके अंदर क्या किया था, सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करवाया था, वो मेरे पास हो गया है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग फ्रंट एंड पे यहाँ पे कोई भी चीज़ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के जरिए लिखना या ऐड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। अब आ जाती है बात इसकी फॉर्मेटिंग की। मतलब पेज बना रहे हैं, वेब पेज है, तो इसके अंदर वो टेबल वगैरह बनाना है या हेडिंग्स लगाना है, HTML लगाना, वो सारा काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका भी तरीकाकार बता देता हूँ। हम दोबारा कोड वाली फाइल में आएंगे। अब जैसे मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, मैं सिंपल सा थोड़ा सा इसमें टैग्स का इन्वॉल्वमेंट करता हूँ कि अब मैं इसके स्टार्ट में एक टैग लगा देता हूँ हेडिंग का, H1 का, ताकि ये एज ए होल बोल्ड होके एज ए बड़ा सा होके शो हो जाए मेरे पास वहाँ पे। मैंने H1 का टैग लगा दिया। उसके बाद मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, एक टेबल के अंदर कोई चीज़ शो करवाना चाहता हूँ, बॉर्डर्स वगैरह लगाना चाहता हूँ, उससे आगे नेक्स्ट हट के। ठीक है, तो अब इससे ये जो मेरा है ना, ये एक लाइन में लिखा जा रहा है, तो एक लाइन में हेलो वर्ड छोटा सा आएगा, उसके बाद सारी लाइन खाली होगी। सारी लाइन इससे आगे वाली जब खाली होगी तो जो भी मैं इसके बाद प्रिंट करूंगा वो सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ दूसरी स्टेटमेंट जो आने वाली है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे BR का टैग लगा दूंगा इसके बाद, यानी कि लाइन ब्रेक भी कर दे।
मैंने ब्रेक का टैग भी यूज़ कर लिया। अब इसके बाद मैं एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज़ करता हूँ। उसके अंदर मैं कोई एक टेबल बना लेता हूँ या कोई एक मैसेज और टेबल और फॉर्म में शो करवा लेता हूँ। उसके लिए सर हम ब्रेक का टैग तो हमने ओपन ही नहीं किया था, ये आपने क्लोज कर दिया इसमें। बेटा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मैंने इसके अंदर ही फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया ना, ये सिंगल ही होता है। ओके सर। अब इसके अंदर मुझे बी एल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले में लगाया मैंने ताकि जो नेक्स्ट आने वाला मैसेज होगा वो उससे नेक्स्ट लाइन में जाए। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर अब टेबल बना के उसके अंदर राइट करता हूँ। ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो टैग्स हैं एज इट इज़ काम कर रहे होते हैं। तो टेबल के लिए हम टेबल का टैग लगाएंगे, टेबल। इसके अंदर इसको क्लोज भी कर लेंगे साथ ही, ताकि बाद में हम भूल ना जाएं। अब टेबल के अंदर फिर होती है टी आर, टेबल रो। उसके अंदर फिर होती हैं टी डीज, और टी डी के अंदर जाके फिर हम लोग डाटा लिखते होते हैं, यानी कि टेबल डाटा, टेबल रो, टेबल डाटा। आप लोग इस तरह एक ही लाइन में सारा कोड लिख सकते होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये मैंने एक टीडी बनाई है, यानी कि मैंने एक सेल बनाया। आप दो सेल बनाना चाहते हैं तो दो भी बना सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है जितने सेल बनाना चाहें। सर टीडी किसका सिंबल है? टेबल डाटा मतलब सेल बनाने के लिए ना, टेबल आउटर बाउंड्री, टी आर उस आउटर बाउंड्री के अंदर एक रो वाली, और टी डी उस एक रो के अंदर जो सेल आते हैं, जितने टी डी जी जी। लगाएंगे उस रो के अंदर उतने सेल्स बन जाएंगे। तो सर इसमें टी सी का नहीं आएगा वो यानी कि टेबल कॉलम्स? नहीं नहीं बेटा, टेबल होता है, उसके बाद टेबल रो होती है, उसके बाद टेबल डाटा टी डी होती है। ओके सर। सर एक वो टी अनस का मुझे मैसेज आया, वो कह रहा है मेरा नेट स्लो है, कभी आता है बेटा कभी बाद जाता में है, ये तो बता चीजें, दीजिए। बाद में, अभी लेक्चर हो रहा है, सिर्फ लेक्चर ओके। की बात। ओके सर। तो टीडी लग गई। टीडी के साथ एक और टैग होता है टी एच का, टेबल हेडिंग के लिए। मतलब टेबल के जो अपर रो होती है एज ए हेडिंग के तौर पे जो इस्तेमाल होती है कॉलम के, वो वाली रो बनाने के लिए हम टी आर की जगह पे टी एच लगा सकते हैं, सिर्फ वो एक रो के लिए। बाकी उसके बाद फिर टी आर ही बनेगी। तो मैं डायरेक्टली टी आर बना रहा हूँ, मुझे टेबल हेडिंग की अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट वगैरह लिख लेता हूँ, यानी कि ऐसे लिख देता हूँ, अदर टेक्स्ट 1, कंट्रोल सी किया और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर, इसके साथ 2 लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक दो सेल पे मुश्तमिल एक टेबल बना लिया, ऊपर एक मैसेज हेडिंग के अंदर दे दिया। अब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये HTML इस्तेमाल कर रहा हूँ ना सारी। अब मैं इसको सेव करूंगा, हम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, सेव किया, ब्राउज़र के अंदर आके मैं इस पेज को अब रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास उसकी आउटपुट उसी हिसाब से नज़र आ जाएगी। अब मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है, ये अदर टेक्स्ट 1 भी आ गया, अदर टेक्स्ट 2 भी आ गया। जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, मैंने उसके ऊपर हेडिंग 1 लगाई थी, तो वो हेडिंग 1 के लिहाज से उसने बोल्ड करके शो करवा दिया। अब मुझे इसके ना टेबल बन गया है, लेकिन उसके बॉर्डर नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, बॉर्डर कैसे आएंगे? मैंने टेबल के अंदर बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। तो मैं अब टेबल के अंदर जाऊंगा, टेबल के अंदर आके हम यहाँ पे बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगाएंगे, बॉर्डर सर इज टेक्स्ट इक्वल 2 टू और 1। टेक्स्ट 1 में साइज का फर्क होगा जैसे H1 और H2 में होता है? नहीं नहीं बेटा, वो तो टेबल का टैग है ना, टी का टैग, वो उसके साइज के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। H1 ओके H2 ये सर। हेडिंग वाले टैग साइज के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। टेबल तो सिर्फ हम बॉर्डर बनाने के लिए करते हैं, ताकि वो खाने बन जाए अलग अलग। नहीं सर, मैं टेक्स्ट वाले की बात कर रहा था, जैसे टेक्स्ट आपने 1 लिखा फिर टेक्स्ट 2 लिखा, उसके ऊपर तो साइज वो के कुछ ऊपर इफेक्ट डालने के लिए फर्क नहीं मैंने आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा ना। साइज के लिए या तो आपको साइज का ओके। एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, या हेडिंग का टैग लगाना पड़ेगा, या इस तरह का कुछ भी। तो ऐसा मैंने अभी कुछ भी नहीं ओके सर, लगाया, मैंने थैंक यू सिर्फ सर। टेबल का टैग बना के उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है। हाँ, अब टेबल के बॉर्डर शो नहीं हो रहे थे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, टेबल के अंदर आके मैंने बॉर्डर बंद कर दिया। अब यहाँ पे 1 के दोनों यस साइडों सर। पे मैं डबल कोटेशन मार्क नहीं डाल रहा,
क्योंकि ये पहले ही डबल कोटेशन मार्क के अंदर आ रहे हैं, तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर दोबारा डबल कोटेशन मार्क नहीं आती होती, या फिर हम ऐसे करते होते हैं, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल डालते हैं, सिंगल के अंदर फिर डबल डालते हैं, फिर इस तरह तरतीब बनाते हैं, यानी कि चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा। डबल कोटेशन मार्क के अंदर ओके डायरेक्ट सर। डबल कोटेशन मार्क नहीं डाल सकते होते हम लोग, तो इसलिए मैंने बॉर्डर का साइज जी देते सर। वक्त 1 के से और एंडिंग में डबल कोटेशन मार्क नहीं डाली। सर आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज सर। तो मैंने बॉर्डर दे दिया, अब मुझे पास ब्राउजर के अंदर वो बॉर्डर शो हो जाएगा। अब हम दोबारा ब्राउजर की तरफ जाएंगे, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ये दोनों टेक्स्ट की साइडों पे बॉर्डर लग गया। ठीक है, अब ये बॉर्डर के दरमियान में स्पेस जो आ रही है ना, ये होती है वो सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, वो जो एट्रीब्यूट्स हैं ये स्पेस खत्म करने के लिए वो हम लगाते हैं। तो ये जो दो बॉर्डर्स के दरमियान में स्पेस है ये भी खत्म हो जाएगी, फिर वो सिंगल बॉर्डर बन जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम लोग HTML के पेज बना सकते हैं, HTML के अंदर काम कर सकते हैं। तो पहला तरीकाकार तो ये हो गया है कि स्क्रिप्ट का टैग बॉडी के अंदर यूज करना। दूसरा तरीकाकार होता है कि अभी जो मैंने जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, मैंने बगैर किसी फंक्शन को बनाने के लिखा है, क्योंकि जो फंक्शन के बगैर कोड पड़ा होता है वो ऑटोमेटिकली एक तरतीब के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस चीज को किसी फंक्शन के अंदर रख दूं, एक फंक्शन बना के उसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हो गया, तो ये एक फंक्शन बन गया। तो फिर मुझे इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज ये ऐसे की ऐसे पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास कोई सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि जिसमें हम लोगों के पास फंक्शन बने हुए हैं, तो फंक्शन तो कॉल करने पे एग्जीक्यूट होंगे, तो फिर ऐसी सूरत में हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट वाले कोड को हेड के अंदर ले जाते हैं। जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, बल्कि पूरा स्क्रिप्ट का टैग कॉपी करते होते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ता है, उसके अंदर फिर सारा जावास्क्रिप्ट का कोड आता है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं इसको हेड के अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग लगा के उसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया, उसको हेड के अंदर ले गया। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, ये तब चलेगा जब मैं इसको कॉल करवाऊंगा। तो कॉल हम लोग इस तरह करवाते होते हैं कि कोई ना कोई इवेंट क्रिएट होता है हमारे वेब पेज के अंदर, उस इवेंट के ऊपर क्लिक करने पे या उस इवेंट के परफॉर्म होने पे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड चलता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं बॉडी के अंदर आऊंगा। यहाँ पे हम लोग बॉडी के अंदर आके अब जो ये जो व्हाइट कलर का एरिया होता है ब्राउजर के अंदर, वो कंप्लीट वो बॉडी का एक पार्ट होता है, सारा एरिया होता है। तो उसके अंदर हम कोई एक बटन या कोई ऐसी चीज बना लेते हैं जिसके ऊपर हम कोई इवेंट क्रिएट कर सकें, क्योंकि इवेंट किसी ना किसी चीज पे ही क्रिएट होना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बटन बना रहा हूँ तो बटन के ऊपर हम माउस लेके जाएंगे तो माउस ओवर का इवेंट क्रिएट हो जाएगा। मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक का इवेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह के ये इवेंट्स होते हैं, इनकी हैंडलिंग के तौर पर फिर हम जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस को कॉल करवाते हैं। तो मतलब हमें अब फ्रंट एंड पे कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसपे मैं क्लिक कर सकूं या कोई इस तरह का इवेंट परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि उसके परफॉर्म होने पे कोई ना कोई फंक्शन की कॉलिंग होनी है। या फिर होता है कि इस पेज के लोड होने पे तो ऑन लोड का इवेंट आ जाता है फिर। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर आके मैं एक इनपुट का टैग लगाता हूँ बटन बनाने के लिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ठीक है, बटन टाइप बटन कर दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर एक इवेंट परफॉर्म करवाऊंगा, इसके अंदर इवेंट आएगा कि ऑन क्लिक का।
कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें हम लोग, इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ होगा वो कॉल हो जाएगा। ऑन क्लिक, जैसे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा फंक्शन? जो मैंने ऊपर जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाया हुआ है, से हेलो, जो ऊपर सर ये मैंने से फंक्शन, हेलो सब कुछ आ जाएगा, जैसे हेलो वर्ल्ड, टेबल, बॉर्डर, सब कुछ ऐसे एज इट इज। नहीं ये मैंने ऊपर फंक्शन बनाया है ना बेटा, ये देखो, ये से हेलो के नाम से यस सर। मैंने जी उसको सर। कॉल करवा रहा हूँ अब यहाँ से। ओके, नहीं कि उसकी बॉडी सारी शो हो जाएगी ना फिर बटन पे क्लिक करने हाँ, पे? जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस बटन की जगह पे फिर ये वाले दोनों कोड के, दोनों जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर जो भी मैंने लिखा हुआ है सारा प्रिंट हो जाएगा। ओके सर। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिर हम लोग अपनी मर्जी से जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई ना कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं, मजीद ऐड करना चाहते हैं, इस तरह के काम कर सकते हैं। इसी को हम लोग डॉम भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोलते हैं। ओके सर। कि हम लोग जो HTML के पेज के अंदर खुद टेक्स्ट को या डाटे को एज ए HTML की फॉर्म में ऐड करवाते हैं या कन्वर्ट करवाते हैं। तो अभी जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो सिंपल मैसेज प्रिंट करवाने के लिए करवा रहा हूँ। फिर हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए करेंगे। अभी तो मैं जनरल प्रिंट कर रहा हूँ कि वो स्टार्ट से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर हम पूरे पेज के ऊपर कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा ये काम हो गया इतना। उसके बाद एक एट्रीब्यूट मेरा यहाँ पे रह गया है वैल्यू का, यानी कि बटन के ऊपर कोई मैसेज भी तो प्रिंट करवाना है ना। मैं लिख कर देता हूँ ऑन क्लिक, या वही फंक्शन का जो नाम रखा था हमने वही इसका नाम रख लेते हैं, क्योंकि बटन के ऊपर मैसेज ही देना वो कोई भी दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है कि बटन के ऊपर मैसेज क्या शो हो। तो ये मेरा हो गया इनपुट का पूरा टैग कंप्लीट। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी बन गया, इवेंट भी क्रिएट हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ और हम जाते हैं ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र में आए, मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया। अब आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि मैंने वो कोड उठा लिया था बॉडी से तो वो सारा ख़त्म हो गया। मैंने अब बॉडी के अंदर सिर्फ एक बटन बनाने के लिए कोड रखा है, तो मेरे पास सिर्फ ये एक बटन ही बना हुआ है। आप इसके अलावा जो भी चीज़ें रखेंगे वो सारी बन जाएंगी। उसके बाद काम था इसके ऊपर क्लिक करने का। ऑन क्लिक का हम लोगों ने इवेंट बनाया हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने कॉल करवाया था जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को। तो अब वही काम परफॉर्म करवाते हैं। मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑन क्लिक का इवेंट कॉल होगा और वो फंक्शन कॉल होगा और जो भी लिखा था वो प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया और जो लिखा हुआ था वो सारा प्रिंट हो गया। वैसे का वैसे ही है ना, जैसे जब हमने बॉडी के अंदर लिखा था जैसा तब था। तो इस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं अपने टेक्स्ट की मैनिपुलेशन के लिए। मतलब सर ये पेज तो के बड़ा अंदर, मजे का है। मैं पेज के अंदर आप कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, एडिट करवाना चाहते हैं, इस तरह का कोई भी काम करना चाहते हैं, तो इस तरह आप लोग ब्राउज़र को यूज़ करते हुए डिफरेंट छोटी छोटी गेम्स जो होती हैं वो भी बना सकते हैं। कंडीशंस और लूप्स को मज़ीद ऐड करके मज़ीद उसमें वैराइटीज़ ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल होती हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, मैंने अब स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे सिंपल लगाया है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का, वो भी लिखना होता है। वो नहीं भी लिखें कोई इशू नहीं होता, लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है। टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर हमने बताना होता है कि किस टाइप के स्क्रिप्ट के लिए हम लगा रहे हैं, क्योंकि वीबी स्क्रिप्ट वगैरह और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। तो हम स्पेसिफिक कर देते हैं, या तो हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे यानी कि कोई कमेंट्स वगैरह आएंगे, या फिर इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड आएगा। जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। सर तो टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या फर्क है? क्या
टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? टेक्स्ट होता है बेटा, जैसे मैंने अब ये फंक्शन बनाया है ना, मैं यहाँ पे अपने हिंट के लिए यहाँ पे कोई कमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम लोग कोई भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो चीज़ एज ए कमेंट के तौर पर कंसीडर की जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये मैं कोई कमेंट देना चाहता हूँ तो ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये मेरी लैंग्वेज का कोड नहीं है, तो ये एज ए टेक्स्ट के तौर पर कंसीडर हो रहा होता है ना। ओके सर। और और ये जो जावास्क्रिप्ट में बाकी हम क्या सारा कोड है वो जावास्क्रिप्ट के तौर पर कंसीडर हो रहा होता है। यानी कि आई सर जो कोड के साथ लिखा जाएगा वो जावास्क्रिप्ट है, और जो जैसे डबल कोटेशंस में लिखा जाएगा या डबल स्लैश में स्क्रिप्ट के बुकमार्क। अंदर जो कोड आ रहा है ना उसकी टाइप बतानी होती है ना बेसिकली हमने, ओके सर। तो वही टाइप ही बता रहा हूँ मैं इसकी। और सर बॉर्डर का आपने लिखा बॉर्डर टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, अगर इधर हम 2 करते फिर क्या डिफरेंस होता है? वो बॉर्डर का या जो 3? थिकनेस है ना, बॉर्डर की जो मोटाई होती है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये 1 2 ओके सर। 3 4 इस तरह जैसे हम साइज बढ़ाते जाएंगे, जो बॉर्डर की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो बढ़ती जाएगी। सर एक बॉर्डर डबल लाइन का भी होता है ना वो, यानी कि अगर हमने इम्पैक्ट अच्छा डालना हो किसी नहीं, पे। वो ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर उसका जो टेबल बॉर्डर होता है वो है, ये सिंगल ओके लाइन सर। ही होता है, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। वो फिर बॉर्डर की टाइप्स में जाके बॉर्डर हम लगा करते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर का टाइप नहीं बता रहे, हम बॉर्डर का साइज बता रहे हैं। ओके सर। वो बॉर्डर की टाइप होती है सिंगल लाइन, डबल लाइन, या फिर वो एक और होता है, उसका नाम नहीं एग्जैक्ट मुझे याद आ रहा, जिसमें एक लाइन बारीक होती है, एक लाइन थोड़ी मोटी होती है। ये सर वो जैसे वो हम मार्कर का भी करते थे, जी एक बिल्कुल मोटा ऐसे मार देने से। यस सर। ही, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वेरिएबल्स की तरफ। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह भी बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये जो मैसेज प्रिंट करवाया है ना, मैं इसको किसी वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ, और उस वेरिएबल को फिर हम यहाँ पे आके प्रिंट करवा लेंगे। तो जो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवानी हो उसको तो हम डबल कोटेशन में लिखते हैं, और जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उनको हम वैसे ही लिख लेते होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई डाटा टाइप मेंशन नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे एक कीवर्ड होता है वार के नाम से, जस्ट ये लिखना पड़ता है जो बता रहा होता है कि ये एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल वॉर एक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ, वही मैसेज मैं इसको दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमने कोई डाटा टाइप मेंशन नहीं की, ना ही हमें करनी पड़ती है। ये जो VAR होता है ये भी हम लिखते हैं जस्ट बस शो करवाने के लिए, समझने के लिए कि ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ताकि किसी और बंदे को पता चल जाए। वैसे ये बात अंडरस्टूड होती है। मैं अगर ये VAR नहीं भी लिखता ना तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे भी वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि डाटा टाइप तो है नहीं, सिंपल एक वर्ड है VAR का, वो साथ लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट आप लोग वेरिएबल लिखें, उसको वैल्यू दें, ये आपका वेरिएबल बन गया। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से इसकी डाटा टाइप ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेगा। मैं इसको स्ट्रिंग टाइप वैल्यू दे रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग टाइप बन जाएगी। मैंने वैल्यू दी, यहाँ पे अब इस एक्स को लिखा और इसको सेव किया। अब मैंने यानी कि जो मैसेज था उसको एक वेरिएबल को असाइन करवा के उस वेरिएबल को आगे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम लोग वेरिएबल को यूज़ करते हुए भी अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको आगे प्रिंट करवा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दूसरा काम हमारा था वेरिएबल का यूज़, वेरिएबल बनाना, डिक्लेयर करना और उसको इनिशियलाइज करना। दोनों सेम वैसे ही हैं जैसे आप लोग अदर लैंग्वेजेस में करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आसानी ये है कि हमें डाटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र की तरफ आता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बटन आ गया, क्योंकि वो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो हेड के अंदर, फंक्शन के अंदर किए हैं। तो जो फंक्शन कॉल होगा तो वो चीज़ें शो होंगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बॉडी की चलती है, बॉडी के अंदर हमने सिर्फ एक बटन बनाया हुआ है।
तो बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट किया गया होता है क्रिएट। मैंने अब इस क्लिक करूंगा तो वो चीज़ें शो हो जाएंगी जो फंक्शन के अंदर बनी हुई थी। तो ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज आ गया। पहले मैंने हेडिंग का टैग लगाया हुआ था, वो मैंने अब ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब मैंने ये वेरिएबल को असाइन करके फिर मैसेज लेके आया हूँ। तो इसलिए वो जो बोल्ड था वो ख़त्म हो गया, वो उसने नॉर्मल साइज में उसको शो करवाया। तो ये हेलो वर्ल्ड वही वैल्यू है जो मैंने वेरिएबल को असाइन करके फिर वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाई है। तो ये इस तरह इसके अंदर फिर वेरिएबल का यूज़ होता है। हाँ, आप कोई फार्मूला वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं लिखता, ठीक है, दो वेरिएबल लेता हूँ, एक में 10 असाइन कर देता हूँ और दूसरा लेता हूँ y का, उसको मैं 5 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जमा करवा लेता हूँ, x मल्टीप्लाई बाई y, मैं उनको प्रिंट करवा देता हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पे सर मैसेज भी अगर लिख, हम ऊपर ही वेरिएबल साइन कराएं c इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, तो इधर c को हम अगर प्रिंट करवाएं तो फिर एक मिनट कैसे कह रहे हो? मैं जैसे आप कहते हो वैसे कर लेता हूँ। आप कैसे कह रहे हो? c x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू x क्रॉस y। तो बेटा और मैं इधर वही करने लगा डॉक्यूमेंट था, राइट c। वही करने लगा था। x ओके इज सर, इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। 5, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर इन दोनों को ऐड करवा लेंगे। c इज इक्वल टू यस सर। x प्लस वाई, हाँ सर। ठीक है। और अब c को प्रिंट करवा लेंगे। यस सर। तो वो एक्सप्रेशन जैसे आप अदर लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस वगैरह में करते थे, वेरिएबल बनाए, इनिशियलाइज करवाया, फार्मूला लिखा, फिर प्रिंट करवा लिया, यस सर। सब सारा काम वैसे का वैसा ही है, वहाँ कंसोल पे हो रहा होता था। ये अब हम वेब के अंदर कर रहे हैं। मैंने सर इसको सेव उसमें ये किया। भी था ना, हम यानी कि आउटपुट साइट पे जाके उनसे यूजर से ही वेरिएबल्स इनपुट करवाते थे। हाँ, कभी यूजर अगर से होता था वैल्यू लेने इंटर वाला का काम वैल्यू करते होता थे। है। वो अब हम आगे करेंगे, यस जो सर। वैलिडेशन का काम आएगा ना, वो भी मैं करवाऊंगा कि यूजर से वैल्यू किस तरह लेनी है। यस सर। ओके सर। उसके लिए मैं फॉर्म्स वगैरह बना के उसके थ्रू उसके अंदर से डाटा गेट करना पड़ता है, ओके सर। वो भी करवाऊंगा। अभी हम इसको इतना कर लें। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, मैं ब्राउज़र में आ गया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक का क्योंकि इवेंट था, तो 10 प्लस 5 15 बनता है, तो ये 15 उसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो ये था कि किस तरह हम लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इनिशियल में यही चीज़ें होती हैं कि सिंपल कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो वो कैसे करवानी है, वेरिएबल्स के थ्रू करवानी है तो वो कैसे करवानी है। सिंपल करवानी है तो एज इट इज़ डबल कोटेशन मार्क में आ जाती है, वेरिएबल्स के थ्रू करवानी है तो वेरिएबल्स को असाइन करके उसके थ्रू फिर हम लोग शो करवा लेते हैं। तो ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज़ था, मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर, चीज़ों के अंदर टेक्स्ट को ऐड करना और एडिट वगैरह करना या मज़ीद एडिशन करना, इस तरह कामों के लिए वेरिएबल और डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी कि प्रिंट वाला फंक्शन होता है, ये प्रिंट करवाने के लिए इसके थ्रू जो आप लोग चीज़ें प्रिंट करवा लेते हैं अपनी फ्रंट स्क्रीन पे ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो?